Hello guys, how are you? Myself Shivam Agrawal and welcome to our channel शिवगुण एकेडमी। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का फोर्थ लेक्चर। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था चार्जेस के बारे में, चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में, और हम जानेंगे कि जब कोई डाइपोल रखा हो तो उसकी एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कोई डाइपोल रखा हो तो उसकी इक्वेटोरियल पॉइंट पे किसी पे डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो आज हम ये सब जानेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में हम टॉर्क को पढ़ते हुए इस वीडियो को एंड करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। चलिए कॉपी और पेन ले लीजिए और अपने नोट्स बनाइए। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस अपार्ट। क्या होता है, जब हमारे दो चार्जेस जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, चार्जेस ऑपोजिट हो, यानी कि एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, जब दोनों एक कह सकते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी पे ना रखे हो, इतने पास रखे हो कि हम उन्हें फाइनाइट डिस्टेंस कह सकें, या कह दें कि एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, बहुत ही पास पास रखे हो, तब वो एक डाइपोल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और उनके चार्जेस और उनके बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। एंड डाइपोल मूवमेंट is the product of magnitude of each charge and distance between them। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। सबसे पहले हम देखते हैं डाइपोल होता क्या है। जब एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज दोनों रखे हो पास पास, मान लीजिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 2L। तो ये तो डिस्टेंस हो गई। ठीक है, फिर माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। ठीक है, ये हो गए चार्जेस। अब डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं पी से। तो पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। अब लेंथ को अगर इसे वेक्टर फॉर्म में मुझे लिखना होगा तो P इंटू क्यू इंटू 2L। क्यू तो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्यू क्या है, चार्ज। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेंथ वेक्टर होती है। तो जो डायरेक्शन लेंथ का होगा वही मेरा डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट का होगा। पर मैं यहाँ पे लेंथ के डायरेक्शन एक ये ले सकता हूँ और ये ले सकता हूँ। कौन सा लेना चाहिए मेरे को? यहाँ पे हमें फिजिक्स के डाइपोल में ये बताया गया है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेने के लिए हम माइनस से प्लस की तरफ मूव करते हैं। तो ये वाली डायरेक्शन सही हो जाएगी और ये वाली गलत। तो इसको हम हटा देते हैं। चलिए, ठीक है, तो हमें डायरेक्शन कब लेनी, माइनस से प्लस की तरफ वाली। ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मूवमेंट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर अब हम देखते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। हो गया? चलिए फिर मैं रब करता हूँ। चलिए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्स। सबसे पहले तो हम देखेंगे किसी पॉइंट पे जो कि उसकी एक्सिस पर ही लाई करता है। किसी भी डाइपोल की एक्सिस क्या होती है? देखते हैं। अगर ये -q, ये +q, ये 2l, ठीक है तो ये हमारी एक्सिस हो गई। इस पॉइंट पे हमारा पी पॉइंट है, ये हमारा पी पॉइंट है कोई। मान लीजिए इसी पॉइंट पे हमें पता करनी है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू दिस डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मिड पॉइंट ले लेता हूं मैं ओ। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई मेरी एल और ये डिस्टेंस हो गई एल। ठीक है, और ये पॉइंट मेरा कितना दूर है ओ से? मेरा ये पॉइंट आर डिस्टेंस, ओ और पी की दूरी आर है। चलिए अब हम समझते हैं -q और p। ए पॉइंट कह दूं मैं इसे, इसे बी पॉइंट कह दूं। ए से पी का भैया मैंने बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम किसी पॉइंट पे पता करेंगे तो उसका डेफिनेशन क्या बताई थी हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है जब अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी भी दूसरे चार्ज की फील्ड में लाएंगे तो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूं? मान लीजिए +1 कूलाम चार्ज रख देता हूँ। ठीक है, टेस्ट चार्ज रखना तो मैंने वो रख दिया। अब माइनस चार्ज इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। और प्लस चार्ज क्या करेगा? रिपेल। इसको कह दूं E1 और इसको कह दूं E2। अब एक चीज और देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही था ना? तो इसमें क्या था? डिस्टेंस अपॉन में था। ये डिस्टेंस क्या है? ज्यादा, ए से पी की दूरी ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो E1 क्या होगा? E1 विल बी लेस देन E2। क्यों? क्योंकि R1 मतलब कह सकते हैं ये डिस्टेंस को R1 कह देता हूँ, ए पी की वजह से जो डिस्टेंस है इसको मैंने R1 कह दिया। R1 इज ग्रेटर देन R2, इसलिए E1 इज लेस देन E2। चलिए ये हो गया हमारा। तो मैं क्या करूं? इसके एरो को फिर मुझे छोटा बनाना चाहिए था ना, जब E1 मेरा छोटा है। मैं चलिए यहाँ पे E1 इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, E2 ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं इनको वेक्टर एडिशन से सॉल्व करूंगा। यानी कि मुझे ई नेट कब मिल पाएगा? जब मैं E2 माइनस E1 करूँ तब मेरे को ई नेट मिल पाएगा। ठीक है,
तो चलिए डेरिवेशन को करते हैं। E1 की वैल्यू कितनी होगी, ये मैं ऐसे ही लिख लूँ अभी के लिए। चलिए के लिख लेते हैं, के क्यू कितना, क्यू अपॉन आर स्क्वायर कितना, डिस्टेंस कितनी है, एक तो ये आर हो गया, ये आर, ये एल, यानी टोटल कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई आर प्लस एल। ठीक है, तो अपन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब निकालना है मेरे को E2। E2 E2 निकालने के लिए क्या करूंगा, के क्यू, अब ये डिस्टेंस देखनी होगी मेरे को, ये कितनी हो गई, ये आर है पूरी की पूरी, पूरी डिस्टेंस आर है, ये एल है। तो आर में से मैं ये इतना पार्ट घटा दूं तो मेरे को ये डिस्टेंस मिल जाएगी, कितना घटा दूं, एल घटा दूं, यानी ये कितनी बची, आर माइनस एल। चलिए मैं लिख आर माइनस एल का होल स्क्वायर। E1 पता चल गया, E2 पता चल गया, पता क्या करना है, ई नेट। अब ई नेट मैंने कैसे बताया, E2 माइनस E1, ई नेट इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 क्या है, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसमें से के क्यू में कॉमन निकाल दूं अगर, बचा क्या मेरे पास, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब के क्यू, इनका एल्सियम ले लो। चलिए आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब जब मैं आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल करूंगा, मैं इसको होल स्क्वायर को कॉमन लेके लिख दूं, होल स्क्वायर ऐसे करके लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को मैं अप्लाई कर दूं यहाँ पर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, फिर हम उसके आगे सॉल्व करेंगे। के क्यू इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर का पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आर माइनस एल का होल स्क्वायर से आर माइनस एल का होल स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या ऊपर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम तो लेना आता ही होगा ना, और यहाँ पे आर प्लस एल के होल स्क्वायर से आर प्लस एल का होल स्क्वायर कैंसिल, और बचा क्या, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को वहां ओपन कर लेते हैं ले जाके। चलिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, क्या आ गया हम देखते हैं ऊपर। ये आर स्क्वायर से ये कैंसिल, एल स्क्वायर से ये कैंसिल, बचा क्या, 2RL प्लस 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, 2RL प्लस 2RL 4RL अपॉन 4RL अपॉन
और ये के क्यू कॉमन में चल रहा था, ठीक है, ये यहाँ पे रह गया अभी मेरा लेना के क्यू, तो यहाँ पे मैं के क्यू, ठीक है, 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 4RL को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा, आर को मैं इधर लिख दूँ, 4QL बचा ना अब मेरे पास, तो 2Q इंटू 2L लिख दूँ, इसी बात है। फिर इसके बाद इस पे भी मैं ब्रैकेट बना दूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो के आर इंटू 2Q इंटू 2L क्या बताया था मैंने अभी, P, तो यहाँ पे लिख देते हैं P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया था ये डिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा छोटी रहेगी ज्यादातर केसेस में, ठीक है, क्योंकि डायपोल कब माना जाता है, जब दोनों चार्जेस बहुत ही फास्ट डिस्टेंस पे रखते हो, kept at a very short distance. So 2L is very very less than in comparison to R, क्योंकि अभी मैंने बताया ये बहुत छोटी डिस्टेंस होगी, तो ये डिस्टेंस ज्यादा होगी उसके कंपैरिजन में, यानी कि 2L is very very less than R, यानी कि L is very very less than R, L बहुत बहुत छोटा है R से। जब L छोटा है भाई किसी बड़ी चीज में से मैं कुछ जरा, और L का भी स्क्वायर अगर मैं 0.1 का स्क्वायर ले लूं तो 0.01 आएगा, ये उससे भी छोटा हो गया। एक तो L ही R से छोटा था, ऊपर से L स्क्वायर, वो तो और भी छोटा हो गया। जब वो और ज्यादा छोटा हो गया तो उसे मैं घटाऊं या ना घटाऊं, कुछ फर्क पड़ता है R स्क्वायर में से, बिल्कुल नहीं। जैसे कि अगर मैं 1 में से 0.01 घटाऊं या ना घटाऊं, लगभग लगभग मेरे लिए फिर क्या होगी, बराबर, तो मैं इसको नहीं घटाता हूँ, ठीक है, मैं इसको अब नहीं घटाऊंगा, क्या लिख दूंगा, ऐसे लिख दूंगा के आर इंटू 2P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एल को मैं क्या, एल स्क्वायर को क्या कर दूं, नेग्लेक्ट, क्योंकि एल स्क्वायर तो बहुत छोटी चीज है, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ गया, 4, आर की पावर 4 हो गई है, आर की पावर 4, ये बचा 3, बचा क्या, 2K अपॉन आर क्यू। तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2K अपॉन आर क्यू। इसको कर लीजिए नोट, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे जल्दी से इक्वेटोरियल पॉइंट की ओर। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया, हो गया, चलिए फिर मैं रब करता हूँ, रब करता हूँ। चलिए अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a dipole at an equatorial point, ठीक है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा होता है, जो हमारा किसी डाइपोल के इक्वेटर पे लाई करता है। डाइपोल के इक्वेटर क्या होता है, सबसे पहला डाउट हमारे मन में ये आता है। तो ये जो डाइपोल है
इसका जो मिड पॉइंट है उससे जो लाइन पास करेगी वो हमारी डाइपोल की इक्वेटर कहलाती है। इस पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी अगर पॉइंट ले लें तो वो एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट लाएगा। तो अभी के लिए एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं पी। क्या लेते हैं जनरल पॉइंट हम ले लेते हैं पी। ठीक है, एक जनरल पॉइंट हमने ले लिया पी। पी पॉइंट जब ले लिया हमने, ये यहाँ से कनेक्ट हो गया और ये यहाँ से कनेक्ट हो गया। ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस ही एल। ठीक है, दोनों डिस्टेंसेस कितने हुए, एल एंड एल। अब मुझे यहाँ पर पता करनी है क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले मैं यहाँ पे पिछली वाली डेरिवेशन की तरह 1 कूलम चार्ज प्लस 1 कूलम चार्ज को एज्यूम कर लूं। इसको ए कह दूं, इसको बी कह दूं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैसा है, माइनस चार्ज। माइनस और प्लस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो यहाँ पे आएगी अट्रैक्टिव फील्ड E1। ठीक है, और बी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसको भी प्लस क्यू कह दूं और इसको माइनस क्यू कह दूं और इसको मैं कह दूं प्लस क्यू। ये क्या है, प्लस प्लस रिपल्जन होगा ना। चलिए रिपल्जन करा देता हूँ। ये यहाँ पे मेरा रिपल्जन हो गया। अब यहाँ पर ये मेरा नेट हो गया। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसका क्या होगा, मेरे को लेना वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का डायरेक्शन मुझे कैसे पता चलेगा, बाय पैरेललोग्राम लॉ। तो मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, उसके ऊपर नेट वेक्टर का डायरेक्शन मैंने ये ले लिया और ये मेरा ई नेट हो गया। ये E1, ये E2 और ये ई नेट। ई नेट का डायरेक्शन निकल गया। मेरे को पता क्या करना है अब यहाँ पे, ई नेट की वैल्यू और डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं एंगल इसको थीटा एज्यूम कर लूँ। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। क्यों, क्योंकि बाइसेक्टर पे अगर कोई भी पॉइंट लाई करे उसको हम साइड पॉइंट कॉर्नर से ज्वाइन कर दें लाइन के, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म करता है। तो ये थीटा, तो जब ये थीटा तो ये भी थीटा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, और बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी दिस इज आल्सो थीटा। ठीक है, ये एंगल से ये एंगल से। ठीक है, अब देखते हैं, अब बताइए कैसे करेंगे इसको हम। इसको करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा E1 और E2 की वैल्यू क्या होने वाली है हमारी। चलिए देखते हैं E1 की वैल्यू क्या होगी और E2 की वैल्यू क्या होगी। E1 इज इक्वल टू K। अब ये क्या है, L, और ओरिजिन से इसको पॉइंट को मैं O कह दूं, तो O से P पॉइंट की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, R कह देते हैं। चलिए फिर से R कह देते हैं, पिछली बार भी मैंने R माना था तो R मान लेता हूँ। ये R है, ये L है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ऐसे ये डिस्टेंस भी हो गई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कैसे, बाय दी पाइथागोरस थ्योरम। इसको अगर मैं साइड को x मान लूं तो x इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। एक्स स्क्वायर x इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हमारी पाइथागोरस R स्क्वायर प्लस आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये और ये इक्वल होने वाली है। ठीक है, चलिए अब K Q अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2 और उसका स्क्वायर स्क्वायर करूँ तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ पावर को, तो ये कैंसिल। कुल मिला के क्या बचेगा मेरे पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर E2। और हाँ बच्चों, डेरिवेशंस में जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर बोर्ड एग्जाम में जब पूछी जाए तो पॉइंट टू पॉइंट ईच एक और मतलब सारे के सारे स्टेप्स लिख के आइएगा। ईच एंड एवरी स्टेप शुड बी रिटन देयर, क्योंकि वहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है। चल, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि E2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज। तो डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, और यहाँ पे भी क्या थी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। ये 1/2 इंटू 2 पिछले वाले की तरह, तो बचेगा क्या, यही। यानी कि E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E कह सकता हूँ, ठीक है। E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E, ठीक है। तो अब जब मेरे को ई नेट निकालना है, तो इस डायग्राम को मैं अलग से अगर ऑब्जर्व करूं, ये हो गया मेरा E1, सॉरी E2, ये हो गया मेरा E1 और ये हो गया मेरा ई नेट, ठीक है। ये हो गया मेरा थीटा, ये भी हो गया मेरा थीटा। फिर क्या करना है मेरे को, अब देखते हैं। मैं E2 को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दूंगा और E1 और E2 को मैं E लिख दूं सीधा सीधा, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, वो अभी हम देख चुके हैं। तो E1 को और E2 को मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेता हूँ पहले तो। ये क्या है, E cos थीटा, और इस वाले और एक कंपोनेंट इसका बनेगा E sin थीटा, ठीक है। ये तो आपको पता होगा ना, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट E cos थीटा और ये वाला परपेंडिकुलर वाला E sin थीटा। फिर उसके बाद इसमें ये ऐसे ही E cos थीटा और E sin थीटा, E sin थीटा कैंसिल, और ई कॉस थीटा ऐड हो जाएंगे, और हमें क्या मिलेगा, ई नेट इक्वल टू 2E कॉस थीटा। तो कुल मिला के मेरी यहाँ से ई नेट की वैल्यू पता चल जाएगी मेरे को, ठीक है। चलिए फिर ई नेट को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ई नेट इज इक्वल टू 2E कॉस थीटा। ई की वैल्यू मेरी क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब समस्या है कॉस थीटा हमारे सामने। कॉस थीटा को क्या पुट करूं मैं, देखते हैं। कॉस थीटा ये है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज फॉर दिस थीटा। तो फिर कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है, एल। तो कॉस थीटा यहाँ से हमें मुझे पता चलेगा, बेस बेस कितना है, एल। एल हाइपोटेन्यूज कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पता चल गई। कॉस थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब मैं इक्वेट करके लिख दूं, तो के इंटू 2Q, सॉरी Q इंटू 2L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 प्लस इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2। दोनों दो चीजें अगर मल्टीप्लीकेशन में होंगी तो उनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, 1 प्लस 1/2। तो के क्यू इंटू 2L कितना हो गया, क्यू इंटू 2L क्या हो गया, टी। पीछे भी लिखा था ना हमने ये चीज, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर
3/2। अब पहले भी मैंने बताया था 2L is very very less than 2L is very very less than R. It implies that L is also very very less than R. भाई जब L 2L छोटा है तो L भी जाहिर सी बात है छोटा है। जब L ही R से छोटा है तो L स्क्वायर तो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। तो L स्क्वायर को क्या कर दूंगा मैं, नेग्लेक्ट कर दूंगा फिर से। तो जब मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं तो के पी अपॉन, इसको नेग्लेक्ट कर लिया तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, के पी अपॉन आर क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब। पहले क्या आया था हमारा, 2kp अपॉन आर क्यूब जब एक्सिस का केस था, जब इक्वेटर का केस है तो kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आधी हो जाती है इस केस में। चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था। चलिए नोट कर लीजिए, हो गया गया। चलिए चलिए अब हम देखते क्या है, अभी जो जो पढ़ा इसके एक बार समराइज करते हैं। क्या देखा हमने, जब डायपोल लिया था मैंने और उसकी वजह से एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली किसी पॉइंट पी पे, तो किस डायरेक्शन में आई थी, डायपोल के डायरेक्शन में। ये डायपोल का डायरेक्शन होता है ना माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। और मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में मिली थी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ई नेट मेरे को इस डायरेक्शन में मिला, क्या वैल्यू मिली, 2kp अपॉन आर क्यूब, यही वैल्यू मिली ना। ठीक है, डायरेक्शन ये कैसे थी, प्लस चार्ज की वैल्यू इधर को ज्यादा थी, इधर की कम थी, तो नेट डायरेक्शन ये थी मेरी। और जब मैंने इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखा, जब मैंने किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पी पे देखा, इसको कह दूं मैं आर, इसको एल, इसको एल। ठीक है, जब मैंने इस पॉइंट पे देखा तो मेरे को नेट डायरेक्शन किस डायरेक्शन में आई थी, इस डायरेक्शन में, पी मेरा इस डायरेक्शन में। ई नेट की वैल्यू तो आई थी मेरी के पी, ई नेट ये कौन सा वाला हो गया, एक्सियल, और ये कौन सा वाला है, इक्वेटोरियल। ठीक है, के पी अपॉन आर क्यूब। बट अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में देखूं तो ये गलत था। क्या था, गलत, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, हमारा डायपोल इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे माइनस लगा होना चाहिए था, तभी हमारा सही होता, ये माइनस लग गया। पर जब इक्वेटोरियल और एक्सियल में कंपैरिजन कराऊं मैं, तो ई नेट इक्वेटोरियल is 2 times of minus E net axial। E net इक्वेटोरियल का दुगना करेंगे वो भी नेगेटिव होगा ई नेट एक्सियल के। ठीक है, ये इससे हमारा कंपेयर होता है, ये एक रिलेशन मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद देखेंगे टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेडिंग लगाइए, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक dipole placed in
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब हमारा कोई भी डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। उसको पढ़ते हैं, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क कैसे देखते हैं। मान लीजिए ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में ये हर जगह एक जैसी है, बराबर है। ठीक है, हर जगह एक जैसी यूनिफॉर्म है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मेरा डाइपोल ऐसे रखा हो, इसमें माइनस प्लस, तो प्लस चार्ज पर मेरी डायरेक्ट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में। अगर ये Q है और इसकी वैल्यू E है, फोर्स कितनी लगेगी, QE। फोर्स होती है हमारी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो QE इस डायरेक्शन में लगेगी। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगती है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, कितनी, माइनस QE इस डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स जीरो होगी, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। और जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगी तो फिर क्या होगा, टॉर्क भी जीरो ही है, टॉर्क भी जीरो ही होगा। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है हमारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पर अगर स्केलर फॉर्म में से मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं, अगर मैं ये मान लीजिए कुछ लाठी ले ली, डंडा ले लिया, ठीक है, डंडा ले लिया और ये इस पॉइंट पे हिंज्ड है। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई F और ये डिस्टेंस थी R, ये डिस्टेंस थी R। R वेक्टर मेरे को कहा जाएगा इस डायरेक्शन में, हिंज पॉइंट से बाहर की तरफ को R वेक्टर कहूंगा मैं। ठीक है, फिर जब मैंने फोर्स लगाई तो ये कैसे मूव करने लग जाएगी, इस डायरेक्शन में ऐसे घूमने लगेगी। ये अपनी 11th क्लास में आरबीडी में पढ़ा भी होगा। ठीक है, अगर पढ़ा होगा तो आरबीडी चैप्टर को अगर आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा भी होगा कि फोर्स हमारी ऐसे घूमती है, फोर्स लगने पर डंडा ऐसे घूमेगा, और टॉर्क वगैरह भी आप अच्छे से जानते होंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा उसके लिए, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये टॉर्क ऐसे मतलब ये डंडा ऐसे घूमेगा तो इसी डायरेक्शन में हमारा टॉर्क होगा। टॉर्क क्या होता है, एक्सियल वेक्टर होता है। एक्सियल वेक्टर यानी कि राइट हैंड थंब रूल से मैं देखता हूँ, यानी कि ये ऐसे घूमेगा तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ, बोर्ड के बाहर की तरफ। ठीक है, तो टॉर्क का ये डायरेक्शन हो गया, टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ। बाहर वाले पॉइंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और अंदर अगर अंदर जाने के लिए डिनोट करना हो तो ऐसे, बाहर के लिए ऐसे। तो टॉर्क का डायरेक्शन हमारा ये है। जब टॉर्क का डायरेक्शन हमारे पास ये है तो फिर अब मैं टॉर्क की अगर वेक्टर की बात करूं तो आर और आर क्रॉस एफ लिखूंगा, या फिर क्या लिखूं, आर क्रॉस एफ लिखूं या एफ क्रॉस आर लिखूं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो मैं ले ही नहीं सकता, डॉट लेते ही स्केलर हो जाएगी क्वांटिटी, में स्केलर टॉर्क है नहीं। टॉर्क कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए मेरे को क्या कराना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में आर क्रॉस एफ लिखूं या फिर एफ क्रॉस आर, ये आप लोग जरा सोच के बताइए, 2 मिनट। 11th अगर पढ़ा होगा ढंग से तो पता होगा। चलिए देखिए, चलिए देखते हैं। एफ किधर को, ऊपर को, आर किधर को, बाहर। ये हो गया हमारा एफ की डायरेक्शन, ये हो गई हमारी एफ की डायरेक्शन, और ये हो गई आर की डायरेक्शन। एफ क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर। क्या ऐसे घूम रही है लाठी, बिल्कुल गलत, तो ये वाला गलत। आर क्रॉस एफ क्या ऐसे घूम रहा है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही घूम, आर क्रॉस एफ।
सही। इस तरीके से हम फॉर्मूले को पता लगाते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी टॉर्क की, क्या होता है कैसे होता है। पर अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कैसे लगता है टॉर्क। इसे नोट कर लीजिएगा जरा एक बार, जिससे कि आपको बाद में समझ में आता रहे। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, या फिर टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो टॉर्क मेरा ऐसे डिफाइंड होगा। अब यहाँ तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा था, अगर कुछ एंगल बनाते हुए रखा होता मैंने तो क्या होता, चलिए वो भी देख लेते हैं। एंगल बनाते हुए अगर रखा होता तो क्या होता। ये केस 2 दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये फिर से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब हम देखते हैं डाइपोल प्लस ये माइनस, ये एंगल बना रखा है इसने थीटा, एंगल बना हुआ है थीटा। जब ये एंगल थीटा बना हुआ है और ये डिस्टेंस कितनी है 2l, ये डिस्टेंस हो गई हमारी 2l। अब ये डिस्टेंस 2l हो गई, इस पे फोर्स किधर को लगेगी, क्यों इधर को। अभी मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगती है, नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी माइनस क्यू। ठीक है, अब टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो ये हो गई, तो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली, ये डिस्टेंस जो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस ये हमें कैलकुलेट करनी होगी। ये कैसे पता लगेगी, जब ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होने वाला है बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये थीटा है तो ये 2l है हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा की अगर मैं बात करूं, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं y कह दूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 2l, y इज इक्वल टू, इसको मैं इधर भेजूं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 2l साइन थीटा। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। अब मैं टॉर्क निकालता हूँ, टॉर्क कैसे निकालें, टॉर्क इज इक्वल टू एफ, एफ कितना है क्यू इंटू ई, टॉर्क क्या है क्यू इंटू ई इंटू 2l साइन थीटा, क्या है 2l साइन थीटा। तो डिस्टेंस है ना परपेंडिकुलर, इसको मैं लिख देता हूँ 2l साइन थीटा। टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू ई इंटू क्यू इंटू 2l, इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, साइन थीटा। क्यू इंटू 2l को मैं कई बार बता चुका हूँ, क्या लिखेंगे, ई लिख देते हैं इंटू ई साइन थीटा। ये तो हो गई बात स्केलर फॉर्म की। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ P क्रॉस ई, क्योंकि P क्रॉस ई को जब मैं खोलूंगा तो ई साइन थीटा लिख सकता हूँ, या फिर P, और अगर P डॉट ई लिख दूं, P वेक्टर डॉट ई वेक्टर, डॉट तो ले ही नहीं सकता, क्रॉस ही प्रोडक्ट लिखना है, क्योंकि जो है डॉट प्रोडक्ट लेते ही मेरा स्केलर हो जाएगी क्वांटिटी, और डॉट स्केलर होता नहीं है। वेक्टर लेना है, वेक्टर प्रोडक्ट लेने के लिए P क्रॉस ई लिखूं, या फिर टॉर्क इज इक्वल टू ई क्रॉस ई लिखूं। अब जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, उसी को यूज करके जरा सोचिए फिर देखिए। ठीक है, सोच लिया, नेक्स्ट। अब P की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन P की है। ठीक है, डायरेक्शन P की है।
तो P क्रॉस E या फिर E क्रॉस P, E की डायरेक्शन ये है, तो P क्रॉस E। अब अगर कोई डंडा रखा हो, ठीक है, उस पर मैं एक फोर्स ऐसे लगा दूं, तो ये मार्कर है, ये ऐसे रखा हो, एक फोर्स ऐसे लगी और एक फोर्स इस पे ऐसे लगी, तो ये ऐसे ही मूव करेगा ना, कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा ना, ये इसके ऊपर रोटेशन आएगा ना, ऐसे मूव करेगा ना, कैसे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो पी क्रॉस ई सही ऐसे ही मूव कर रहा है मेरा, बिल्कुल ऐसे तो नहीं मूव कर रहा ना ई क्रॉस पी, तो ई क्रॉस पी गलत हो गया और पी क्रॉस ई सही हो गया, मेरा टॉर्क आ गया पी क्रॉस ई, से हमारा टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। आप लोग ये सब नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से। चलिए चलिए, और इसकी यूनिट होती है हमारी न्यूटन मीटर, यूनिट होती है हमारी न्यूटन मीटर। फोर्स की यूनिट क्या, न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट क्या, मीटर, ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है, फिर अब हम मिलेंगे आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू गाइस।